हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इफेक्टिव स्टडी पॉइंट में। यहाँ हम कल एक सीरीज में हमने क्वेश्चन डाला था एसिड बेस का कि हम एसिड बेस को एक्सप्लेन किया था। इसी का पार्ट 2 है। इसमें हम थोड़ा पीएच वैल्यूज़ का इंट्रोडक्शंस करेंगे कि पीएच होता क्या है और पीएच वैल्यूज़ एसिड्स में कैसा वेरिएशंस होता है। एसिड से बेस में जाते हैं तो पीएच वैल्यूज़ का वेरिएशंस क्या होता है, तो इसका स्टडी करेंगे। और थोड़ा कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आ रखे हैं आपके पीएच वैल्यू पे कि एग्जैक्ट पीएच वैल्यू यहाँ पर पूछी जाती है कि ब्लड की पीएच वैल्यू क्या होती है, जो मिल्क होता है उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है। तो उनको थोड़ा स्टडी करेंगे और उसी में पीएच स्केल्स में बताऊंगा कि पीएच स्केल्स होता क्या है और एसिड्स को जो हम मेजर करते हैं वो पीएच इसमें वेरिएशन जो होता है पीएच का, कि जैसे हम अप टू डाउन या डाउन टू अप जाते हैं तो वेरिएशन जो पीएच में रहता है वो कैसा रहता है कि एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा, इसका स्टडी करते हैं। एक क्वेश्चन राइज होता है कि मैंने कल आपको कुछ फ्रूट्स बताए थे, कुछ उसमें एसिड्स की जानकारी दी थी कि किसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। तो उसी क्रम में क्वेश्चंस पुट अप करते हैं कि जो आपका मौसमी होता है, मौसमी में कौन सा एसिड पाया जाता है। इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, जैसा भी हो, आता हो तब भी और नहीं आता हो तब भी आप उसका आंसर दीजिएगा कि क्या आंसर है उसका, कि मौसमी में आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है। एक क्वेश्चन ये लिखा है मैंने कि ततैया जो बरैया होती है, सिंपली हम उसको गाँव में देहाती लैंग्वेज में कहते हैं, कि उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मैंने कल बताया था कि इसमें एक फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल। इस फॉर्मिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है HCOOH। इसका इंट्रोडक्शन इसलिए कराया है दोबारा कि इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है फॉर्मेलिन का। एक फॉर्मेलिन का विलयन बनता है, फॉर्मेलिन का विलयन। ये क्या होता है, जो फॉर्मेलिन का जो विलयन बनता है तो इसका यूज क्या होता है, जो हम बायोलॉजिकल जो लैब होती है, बायोलॉजिकल लैब में हम जो जीवों का संरक्षण करते हैं उसके लिए क्या है, फॉर्मेलिन का विलयन का यूज किया जाता है। तो जो फॉर्मेलिन का जो विलयन होता है उसमें किस केमिकल्स का यूज किया जाता है, ये कभी कभी क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम में कि फॉर्मेलिन विलयन में किस केमिकल्स का या किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो इस फॉर्मेलिन के विलयन में हम जनरली आपको 37 to 40% फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है। इसका एक फॉर्मूले सॉल्यूशंस होता है, एक कुछ सॉल्यूशंस होता है, इसमें 37 to 40% फॉर्मल्डिहाइड पाया जाता है। और जो इसका यूज किया जाता है वो जीवों के संरक्षण में किया जाता है। इसका जो उपयोग किया जाता है जीवों के संरक्षण में किया जाता है, जीवों के संरक्षण में प्रिजर्व करने के लिए क्या जाता है। जो बायोलॉजिकल लैब्स होती हैं उसमें हम जीवों को रखते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, तो उन इसके लिए उनको संरक्षित कैसे किया जाए, तो उसके लिए क्या होता है, फॉर्मेलिन का हम विलयन यूज करते हैं। तो जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आता है कि जो फॉर्मेलिन्स का विलयन होता है, पहला क्वेश्चन ये राइज होता है कि जीवों के संरक्षण के लिए किस विलयन का प्रयोग किया जाता है, तो वो विलयन क्या है, फॉर्मेलिन का विलयन होता है। दूसरा क्वेश्चन इसी से ये राइज हो सकता है कि जो फॉर्मेलिन का विलयन होता है उसमें कौन सा रसायन पाया जाता है, तो उस रसायन का नाम है फॉर्मल्डिहाइड। और जो परसेंटेज होती है उसकी वो 37 to 40% होती है। लेकिन जनरली आपको जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस मिलता है तो वहाँ ऐसे ऑप्शंस नहीं मिलते हैं कि 37 to 40। जनरली आपको जैसे कोई क्वेश्चंस मिल जाएगा कि फॉर्मेलिन का जो विलयन है उसमें फॉर्मल्डिहाइड का, यानी कि जब फॉर्मेलिन विलयन का फॉर्मल्डिहाइड का परसेंटेज क्या होता है, तो वो जनरली आपको इसे दे देगा 40%, 36%, 45%, कहीं 60% ऐसे दे देगा। तो उसमें जो जर्नली होगा वो एक ये रेंज मैंने बताई है, इस रेंज का सॉल्यूशंस बनता है। लेकिन जर्नली जो ऑप्शंस मिलते हैं क्वेश्चंस में वो 40% वाला ही मिलता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो 40% होगा। 37 to 40% जनरली ऑप्शंस आपको मिक्स्ड नहीं मिलेगा कि आप उसको 37 भी दे रखा हो, 40 भी दे रखा हो, 39 भी दे रखा हो, 38 पॉइंट समथिंग दे रखा हो, ऐसा नहीं मिलेगा। एक एग्जैक्ट आंसर मिलेगा और वो मेनली जो आपको मिलता है वो 40% मिलता है।
जो यहाँ हमने फॉर्मल्डिहाइड की बात की है, जैसे मैंने इसको इंट्रोड्यूस फॉर्मिक एसिड के साथ क्यों किया, जो फॉर्मिक एसिड होता है और जो फॉर्मल्डिहाइड होता है इसका बस फॉर्मूले में थोड़ा चेंजेज आता है। जैसे फॉर्मिक एसिड्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा कि HCOH होता है, और जो फॉर्मल्डिहाइड का जनरली जो फॉर्मूला होता है वो HCHO होता है। ये एक एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, बस इसका यूज इतना होता है इसमें कि ये जीवों के संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आए तो ये एसिड फॉर्मिक एसिड का लिखाई दिया है, और ये आपका फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला है HCHO। जनरली इसमें अगर इसको ओपन करके लिखें तो इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है HCOH, ये इसका स्ट्रक्चर्स होता है। तो आपको ये कुछ लर्न नहीं करना है, बस इसको फॉर्मल्डिहाइड लर्न करना है और इसके फॉर्मूले को आप लर्न कर लेना। फॉर्मूला सिंपल है, जैसे इसमें HCOH होता है, इसमें एक O हटा दिया जाता है बस। तो सिमिलर फॉर्मूला होता है, तो इसको सिमिलर इसी के साथ आप लर्न करना। और सिंपल वे से भी क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आया हो। क्वेश्चंस ये आया हुआ है कि जो फॉर्मलिन्स का बिलियन होता है वो किसका बिलियन होता है, तो वो किसका होता है, फॉर्मल्डिहाइड का होता है, वो 40% में बनाया जाता है। ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आपका कॉम्पिटिटिव आ चुका है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। जो एसिड्स हमने पढ़ा था, जो एसिड हमने पढ़े हैं, इन एसिड्स में क्या होता है, हमने स्टडी किया कि एसिड और बेस, तो जो स्ट्रेंथ जैसे हम मेजर करते हैं, जैसे हमने कहा कि डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, तो जैसे दूरी को हम मापते हैं मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में। ऐसे ही हम किसी का वेट करना हो तो ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम्स, बहुत सारी उसकी यूनिट्स होती हैं। ऐसे ही क्या होता है, हम जब एसिडिक स्ट्रेंथ कि कौन सा एसिड ज़्यादा अम्लीय है, ज़्यादा क्षारीय है, या कम अम्लीय है, या कम क्षारीय है, या क्या न्यूट्रल है, उदासीन है, उसका कोई भी ना एसिडिक नेचर है ना ही बेसिक नेचर है, तो उसकी स्टडी के लिए जो यूज किया जाता है वो पीएच स्केल यूज किया जाता है। इस स्केल पे हम क्या करते हैं, एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को मापते हैं। जैसे कोई भी एसिड जैसे कैसे पता लगेगा कि मोर एसिडिक, हम एसिडिक क्षमता की बात करते हैं कि ये ज़्यादा एसिडिक होगा, ये कम एसिडिक होगा, ये ज़्यादा बेसिक होगा या कम बेसिक होगा, इसके लिए हम पीएच स्केल का यूज करते हैं। तो ये जैसे हम कभी कभी क्वेश्चन मिल जाता है कि जो एसिड्स का जो मेजरमेंट किया जाता है, इस एसिड को जो मापा जाता है वो किस स्केल पे मापा जाता है, तो जैसे जनरली ये क्या होता है, पीएच स्केल पे मापा जाता है। तो इसके लिए एक स्केल्स दिया था, इसमें हम क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं सिंपली। इसमें एक हम न्यूट्रल कंडीशंस लेते हैं, यहाँ 7 लिख दिया जाता है, और यहाँ 0 और यहाँ 14। तो ये पीएच स्केल्स में जनरली क्या था, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 14। जो पीएच स्केल्स पे हम जो एसिडिक स्ट्रेंथ को 1 से लेके 14 तक मेजर करते हैं, और यहाँ हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कब सॉल्यूशन या जो भी हमें कंपाउंड दिया है वो एसिडिक होगा और कब बेसिक होगा। तो इसके लिए एक न्यूट्रल पॉइंट रखा गया था, इसको हम उदासीन बोलते हैं। यहाँ पर उदासीन ये 7 था। उदासीन पॉइंट यानी कि ये जो जिसका जो pH 7 होगा वो ना ही अम्लीय होगा आपका और ना ही क्षारीय होगा। तो इसके लिए pH स्केल यूज किया गया। तो जो इस साइड्स को 7 से जो कम वाले जो नंबर्स होते हैं उनको हम अम्लीय में काउंट करते हैं, ये अम्लीयता को प्रदर्शित करते हैं, और 7 से अबव वाले क्षारीयता को। तो क्वेश्चन हम कहें कि जब हम 7 से नीचे आते हैं या 7 से बिलो आते हैं, 6 आते हैं, 5 आते हैं, 4 आते हैं, तो इस केस में इस साइड में अम्लीयता बढ़ती है और इस केस में इधर क्षारीयता बढ़ती है। अगर हम कहें अम्लीयता का बढ़ता हुआ क्रम, इस साइड को होगा बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम सेंस समझिए। जैसे एक हमने सॉल्यूशंस लिया जिसकी pH वैल्यू 1 है, एक सॉल्यूशन ऐसा लिया जिसकी pH वैल्यू क्या है 1 है, और दूसरा हमने लिया है सॉल्यूशन जिसकी pH वैल्यू 4 है। तो हम यहाँ पर इनकी क्षमताओं की बात करें कि ये दो जो सॉल्यूशंस बने हैं, इसको मैंने A सॉल्यूशन कहा है, इसको मैंने B सॉल्यूशंस कहा है।
तो इन सॉल्यूशंस में हमने कहा है कि इनकी जो अम्लता की बात करें कि कौन ज़्यादा एसिडिक होगा या किसकी अम्लीय क्षमता सबसे अधिक होगी, तो वो जो अम्लीय क्षमता होगी वो इसकी ज़्यादा होगी और इसकी कम होगी। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो ए ज़्यादा अम्लीय होगा किससे, बी से। तो ये जो रिप्रेजेंट किया गया है, जब हम 7 से बिलो आते हैं, 7 से बिलो का मतलब है जब हम 7 से लेफ्ट साइड में चलते हैं, तो लेफ्ट साइड में क्या होता है, आपका अम्लीयता बढ़ती जाती है। सिमिलर क्षारीयता की बात करते हैं तो इस केस में क्या होता है, जब हम 7 से अबव जाते हैं, जैसे 8 जाते हैं, 9 जाते हैं, 10 जाते हैं, 14 तक जाते हैं, तो उस केस में आपका क्या होता है, क्षारीयता बढ़ती है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल्स लिया कि एक सॉल्यूशंस है ए, जिसका नाम दे दिया कि उसका पीएच वैल्यू 9 है, और एक सॉल्यूशन है इसकी पीएच वैल्यू 12 है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि कौन ज़्यादा अम्लीय होगा और कौन ज़्यादा क्षारीय होगा। अब ऐसा नहीं है कि इधर क्षारीयता बढ़ रही है तो यहाँ अम्लीयता नहीं होगी, क्योंकि होता क्या है कि क्षारीयता ज़्यादा हो जाती है अम्लीयता से। तो हम, लेकिन अगर हम यहाँ कंपेयर करते हैं, दो सॉल्यूशंस का कंपेयर करते हैं, तो इसमें कहेंगे ये एसिडिक होगा और ये बेसिक होगा, लेकिन कंपेयर जो किया है वो किया तो इसी बेस पे हमने, ऐसा नहीं है। तो ये इसमें क्षारीयता हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा क्षारीयता जो होगी वो इस वाले बी वाले सॉल्यूशंस की होगी। ये जो बी वाला सॉल्यूशंस होगा वो ज़्यादा क्षारीय होगा। जब ये ज़्यादा क्षारीय होगा तो इसकी अपेक्षा में ये एसिडिक होगा। ऐसा नहीं कह सकता कि ये क्षारीय है तो ये भी क्षारीय है। जब हम दोनों का कंपेयर कर रहे हैं, हाँ इसकी क्षारीय क्षमता ज़्यादा है, इसकी कम है, तो इस बेस पे अगर हम कंपेयर करें तो ये क्षारीय होगा और ये एसिडिक होगा, लेकिन है दोनों क्षारीय। लेकिन जब हम कंपेरिजन करते हैं तो वहाँ इस टाइप्स का देखते हैं। तो जब 7 से हम अबव जाते हैं, लेफ्ट राइट जाते हैं, 7 से 14 तक आपका क्या होता है, क्षारीयता का मान बढ़ता जाता है। तो जो अम्ल की बात करें, अम्ल जिसकी पीएच वैल्यू जितनी ज़्यादा कम होगी उसकी क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी, और क्षार जिसकी पीएच वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसकी क्षारीय क्षमता उतनी ही अधिक होती है। तो इसी बेस पे जैसे अब ये एक टर्म आया यहाँ पर न्यूट्रल बोलते हैं इसे, उदासीन, कि कुछ ऐसे भी सॉल्यूशंस बनाते थे कि जिनकी पीएच वैल्यू 7 आ जाती है, तो वो ना अम्लीय होते हैं ना ही क्षारीय होते हैं। तो उस केस में इसको हम क्या कहते हैं, उदासीन या न्यूट्रल। जैसे वाटर, जल जो होता है आपका वो उदासीन होता है। और दूसरा ये रहता है कि हम जो बेसिकली ये पढ़ा है 0 से लेकर 14 तक, तो ये ही जो हम जो पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स या जो भी इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं उनमें सीक्वेंस तो यही रहेगा। लेकिन कभी ऐसा अगर पूछ लिया जाए कि जो पीएच, जो उदासीन जो वैल्यू होती है पीएच की वो 7 होती है, तो ऐसा कंफर्म नहीं है। ये सिर्फ वाटर के रेफरेंस में ये सीरीज दी गई है। जो हम आपको एसिड्स पढ़ाएंगे वो सब वाटर के रेफरेंस में होंगे। ये उदासीन और ये अम्लीयता और क्षारीयता इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, न्यूक्लिक अम्ल, उसमें जो क्षारीयता का जो सीक्वेंस होता है, अम्लीयता का सीक्वेंस होता है, वो डिक्रीज होने लगता है। वहाँ पर आपका 5.5 से 6.4 पर आपको न्यूट्रल मिल जाता है। तो उससे कम वाले क्या होंगे, एसिड्स होंगे। लेकिन यहाँ पर आप जो स्टडी करोगे वो सिंपल स्टडी है और वो वाटर के रेफरेंस में लिया गया है, इसलिए इसको आप 0 से 14 तक स्टडी करते हैं। तो जो अम्लीय जो विलयन होते हैं उनकी जो अम्लीयता होती है वो 7 से कम होती है, और जो उदासीन होता है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू 7 आती है, और जो क्षारीय जो विलयन होते हैं उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से अधिक होती है। ये 7 से अधिक का मतलब है 7.1, 7.2, 7.4 समथिंग अप्रोक्सीमेट 14 तक जाती है। और ये यहाँ 7 से कम यानी कि 7 पॉइंट से कम यानी कि 6.9 भी आप लोगे तो वो एसिडी होगा, बट उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी एज कम्पेयर टू दैट। तो जो हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ते हैं, मैंने 2 एसिड्स के बारे में आपको बताया, एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, यानी कि जैसे फॉर्मिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, मैलिक एसिड, ये सब क्या होते हैं, आपके कार्बनिक एसिड होते हैं। जो कार्बनिक एसिड्स की बात की थी मैंने, जैसे HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक HCl एसिड होता है और सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो जनरली जो आपके इनऑर्गेनिक जो एसिड्स होते हैं उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो कार्बनिक एसिड्स होते हैं उनसे ज़्यादा होती है। तो उनकी जो पीएच वैल्यू जनरली आपको मिलेगी 1 to 3 की रेंज में मिल जाती है। और जो कार्बनिक यौगिक, जो कार्बनिक एसिड्स हमने पढ़े हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो 5-6 के समथिंग
5, 6 पॉइंट समथिंग्स की रेंज में मिलती है। तो जो इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो ज़्यादा अम्लीय होते हैं एज कंपेयर टू द ऑर्गेनिक एसिड्स। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो पीएच, मैंने बार बार पीएच स्केल की बात कर रहा हूँ, पीएच की बात कर रहा हूँ, तो जो पीएच जो वैल्यूज हमने निकाली, जैसे मैंने कहा कि 0 से 7 और 7 से 14 से हम फॉरवर्ड होते हैं, तो ये वैल्यूज कहाँ से आई? तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है कि पीएच वैल्यूज को हम कैसे निकालते हैं, यानी पीएच मान निकालने की का एक फॉर्मूला आता है। ये फॉर्मूला होता है पीएच बराबर होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस। क्योंकि जो हमने डेफिनेशन दी थी एसिड की, तो एसिड्स उन्हें कहा जाता है जो एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव देता है। तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करता है कि जो सॉल्यूशंस हमारा है वो कितना अम्लीय है और कितना क्षारीय है। तो जनरली जो H प्लस की कंसंट्रेशन, क्योंककि हमने दो डेफिनेशंस दी थी, एसिड्स की दी थी कि H प्लस कंसंट्रेशंस कि जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देता है, और दूसरा हमने बेस की बात की थी, तो बेस के लिए हम POH जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके लिए होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। सिमिलर फॉर्मूलेज होते हैं। कभी कभी होता है कि एक्वस सॉल्यूशन दे दिया, उस सॉल्यूशंस में आपको दे दिया कि H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन समथिंग दे दिया कि H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन -4 मोलर है। वहां पर H क्वेश्चंस ऐसे मिल जाता है कि फाइंड द पीएच, कि एक सॉल्यूशंस का पीएच वैल्यू ज्ञात कीजिए जिसमें H प्लस आयन की सांद्रता 10⁻⁻⁶ मोलर है। ये जो मोलर जो रिप्रेजेंट करता है, ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, कंसंट्रेशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इस केस में आपको एक सॉल्यूशन दिया है जिसमें आपको H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन दे रखी है। तो उस केस में अगर आपको वहाँ पर पीएच वैल्यू निकालनी हो तो पीएच आइडेंटिफाई किया जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है। H पॉजिटिव मैंने कहा कितना है, 10⁻⁻⁶ मोलर। तो इस केस में हम निकालते हैं पीएच वैल्यू निकालनी हो सॉल्यूशन की, तो पीएच बराबर होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। वैल्यू रख दीजिए, कितना है, 10⁻⁻⁶। अब यहाँ पर एक लॉग प्रॉपर्टी लागू होती है इसमें कि कहीं भी लॉग की पावर, ये लॉग होता है, कहीं भी m की पावर n होता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, n log m। सिमिलर प्रॉपर्टी यहाँ फॉलो करती है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ये माइनस है ऑलरेडी, इसकी जगह हम लिख सकते हैं -6 × log 10। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या होता है, प्लस। ये पीएच वैल्यू हम निकाल लें। और जो log 10, ये जो log होता है, log को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है जनरली ऐसे हुआ लिखा मिलेगा, और एक मिलता है ये log, इसका बेस 10 होता है, उसका बेस e होता है। तो जो आपको हमने पीएच वैल्यू जो निकालते हैं उसमें जो फॉर्मूला यूज किया जाता है उसमें जो log होता है वो बेस 10 पे होता है। और जब कोई भी वैल्यू जिस बेस पे होती है और उसी की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी हो, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है, ये हो गया log 10, तो इसका बेस भी 10 है। जब बेस और जिसकी वैल्यू निकालनी हो दोनों सेम होते हैं तो उस केस में उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, तो इसका जो पीएच क्या आ जाएगा, 6। तो यहाँ से हम बता सकते हैं जो सॉल्यूशंस मिला हमें वो एसिडिक है या बेसिक है। तो ये पीएच वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी कि जो सॉल्यूशंस मिला है वो क्या है, अम्लीय है। ऐसे ही हम पीओएच की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये कभी क्या, कभी एग्जाम्स में अब क्वेश्चंस पुटअप होने लग गए हैं कि कोई कंसंट्रेशन दे देता है कि H आयंस की दे दी, OH आयंस की दे दी, और आपसे क्या पूछ लिया, उसकी पीएच वैल्यू, या पूछ लिया कि जो सॉल्यूशंस है वो अम्लीय होगा या क्षारीय। तो उस केस में आपको ये कैलकुलेट करना आना चाहिए। ये सिंपल फॉर्मूला है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। जो दो फॉर्मूले मैंने स्टार्टिंग में लिखे थे उनको लर्न कर लेना। तो मैंने यहाँ पर कुछ आपको कंपाउंड लिखे हैं, जैसे दूध है, लार है और एक ब्लड है। तो ये क्वेश्चंस कई बार आ चुका है एग्जाम में, टेट में भी आ रखा है, एस्टेट में भी आ रखा है, और आपके एनटीपीसी में भी कई बार आ रखा है। सिमिलर लार है और ये ब्लड का।
तो यहाँ से हमने pH वैल्यू लिखे हैं, तो मैंने सिर्फ pH वैल्यू लिखी है। तो इसमें क्या होता है, जैसे 6.4, ये 7 से कम होता है, तो जब 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है ये। और मैंने कल आपको बताया था कि जो दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कौन सा अम्ल पाया जाता है, होता है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो वहाँ से हम जैसे, अगर आपको ये वैल्यूज ना पता हो, कभी कभी होता क्या है एग्जाम में, क्वेश्चन ऑप्शन दे दिया कि दूध का pH कितना होता है, pH वैल्यू ऑफ मिल्क, ये पूछ लिया जाता है। कभी कभी इतने आसान ऑप्शन बना दिया जाता है, जैसे ये लिख दिया 6.4, एक लिख दिया 7, एक लिख दिया 7.4 और एक लिख दिया 9। कभी कभी की बात कर रहा हूँ, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है जनरली कि ऐसे ऑप्शंस लिख दिए जाते हैं। अब आपको नहीं भी आता है, अगर आपको pH वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं आती है, कि आपको नहीं पता है कि मिल्क की pH वैल्यू 6.4 होती है, तो आप इसको देख, ये तो आपको पता है कि मिल्क क्या होता है, एसिडिक होता है। जब मिल्क एसिडिक होगा तो उसकी वैल्यू 7 से कम होती है। जब वैल्यू 7 से कम होगी तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारी ये 3 ऑप्शंस देखो, ये 7 है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो कौन, अगर आपको नहीं भी आता है तो कभी कभी इस टाइप से क्वेश्चंस पुटअप करता है, ऐसे ऑप्शंस रख देता है कि आप सिंपली बता सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि दूध क्या होता है, अम्लीय होता है। अब ये भी नहीं पता है तब तो नहीं हो पाएगा। और जनरली कभी कभी मिल जाते हैं, ऐसे ऑप्शंस मिल जाते हैं, नहीं मिलते हैं, इसके लिए एग्जैक्ट वैल्यू आपको लर्न करनी पड़ेगी। ये तो आपको पता है कि जो दूध होता है अम्लीय होता है, उसकी pH वैल्यू क्या होती है, 7 से कम होगी, 6.4। सिमिलर आता है एक लार, लार भी जो एक एंजाइम सा आता है लार में, लार की जो हमने pH वैल्यू क्या है, ये भी अम्लीय होता है, ये भी क्या होता है, अम्लीय होता है। एक pH वैल्यू इसकी 6.8 एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाता है ऑप्शंस देखने को। दूसरा क्या होता है, इसमें एक एंजाइम्स पाया जाता है लार में, उस एंजाइम्स की वजह से क्या होता है, ये अम्लीय होता है। उस एंजाइम्स का जो नाम होता है वो एंजाइम्स है आपका टाइलिन एंजाइम्स। कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, आपका टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। लार में आपका कौन सा होता है, टाइलिन एंजाइम। जो हम भोजन को चबाते हैं, उसको मिक्स जो करते हैं, वो जो लार का जो होता है उसी की वजह से मिक्स होता है। तो इस कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आपको pH वैल्यू भी लर्न करनी है कि 6 पॉइंट होता है, 6.8 होती है इसकी, और इसका जो एंजाइम्स होता है वो कौन सा होता है, टाइलिन एंजाइम। दूसरा थर्ड, ये ब्लड वाला, ये कई बार एग्जाम में आ रखा है। इसका क्या है, ये भी पूछा जाता है कि ब्लड की pH वैल्यू क्या होती है, तो इसकी 7.4 होती है। और ये क्या होता है, इसका जो नेचर क्या होता है, क्षारीय होता है। इसका जो नेचर ब्लड का क्षारीय होता है। ऐसे ही जैसे हम सिट्रिक एसिड है, तो वो जनरली वहाँ हम एसिड आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे आपने क्वेश्चन ये राइज होगा कि सर टार्ट्रिक एसिड का pH वैल्यू क्या होता है, तो वो pH वैल्यू नहीं पूछे जाते हैं। जैसे टार्ट्रिक एसिड हुआ, सिट्रिक, वो आपसे बस इतना पूछा जाता है कि कौन से किसमें कौन सा पाया जाता है। जैसे हमने कहा कि टार्ट्रिक एसिड आपका इमली में पाया जाता है, तो वहाँ ये नहीं पूछेगा कि इस टार्ट्रिक एसिड की pH वैल्यू क्या होती है। जो pH वैल्यू आपसे एग्जाम में पुट की जाती है वो ये 3 है, 1-2 और हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये 3 pH वैल्यू है, इनको लर्न करना पड़ेगा। कुछ टफ भी नहीं है कि आपको ये 2 एसिड याद रखना है और बाकी बेस, इसमें तो कुछ भी नहीं है। 6.4 होता है, ये 7.4, इसके मिड वाला आप लेगा 6.8 जो आपका लार होता है। और इसकी जो अम्लीयता होती है, अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज करूँ कि दूध और लार में कौन ज़्यादा अम्लीय होगा, तो अब कहीं वैल्यू देख के लिख लिया 6.4 और 6.8, तो pH वैल्यू देख लिया कि इसकी 6.8 है, तो ये ज़्यादा अम्लीय होगा, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। फिर बताया कि pH वैल्यू जितनी कम होगी उसकी अम्लीयता उतनी ही ज़्यादा होती है। बस इतना याद रखना है कि दे दिया उसने, कई सारे ऑप्शंस दे दिए, क्वेश्चंस बना दिया pH वैल्यू की बेस पे कि ये pH वैल्यू किसी की 7.4 है, 6.4 है, 8 पूछ लिया इसमें कौन सा ज़्यादा अम्लीय है। तो आपने कहीं उसमें कॉन्सेप्ट लगा दिया कि जिसकी ज़्यादा वैल्यू वो ज़्यादा अम्लीय, तो वो गलत हो जाएगा। वो क्षारीय के केस में होता है, जिसकी जितनी ज़्यादा वैल्यू होती है वो उतना ही क्षारीय होता है। तो अम्लीय जितना अधिक pH होगा, अम्लीय उतना ही कम होगा। और क्षारीय की बात करें, जितनी pH वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही वो
क्षारीय होता है। अम्लीय में और क्षारीय में बस इतना डिफरेंस है कि पीएच वैल्यू बढ़ेगी तो अम्लीयता क्या होती है, घटती है, और क्षारीयता पीएच वैल्यू के साथ बढ़ती है। ठीक है, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक क्वेश्चन ये भी राइज होता है एग्जाम में कि जो यूरिन होता है, से मूत्र कहते हैं सिंपल भाषा में, उसमें क्या होता है, सिंपल भाषा में आप पेशाब भी कह सकते हो, इसमें जो इसका जो पीएच होता है वो क्या होता है। तो यहाँ से ये पीएच वैल्यू इसकी 6 होती है, तो यहाँ से ही पता लग रहा है कि ये अम्लीय है, ये क्षारीय है। तो जनरली ये क्या होता है, अम्लीय होता है। और इसकी जो अम्लीयता होती है किससे, दूध से भी ज़्यादा होती है, क्योंकि दूध की जो पीएच मिल्क की जो पीएच वैल्यू थी वो 6.4 थी और इसकी क्या है 6। तो ये कंपेरिजन सीख लो कि बार बार कहीं 6.4 लिखा है, कहीं 6 लिखा है, तो वहाँ पर कहीं पता लगा 6.4 वाला ज़्यादा अम्लीय हो जाए। तो बेसिक समझो कि 6.4 से जब आगे फॉरवर्ड 7 पे जाते हैं तो वो उदासीन हो जाता है, फिर 7 से आगे फॉरवर्ड होते हैं तो वो क्षारीय होता है। तो आप समझिए जब 1 से हम 7 तक जाते हैं तो अम्लीयता घटती है। ठीक है, तो इसी क्रम में एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे गोल्ड होता है, जो हम गहने या ज्वेलरी जिसका यूज़ किया जाता है पहनने के लिए, उसके लिए उसको बॉस भी किया जाता है। जैसे काफ़ी टाइप क्या होता है, मेटल्स होती हैं, गोल्ड है आपका, सिल्वर है, जो भी मेटल्स है वो एयर में ऑक्सीजन है उससे रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाता है। तो उस पर एक गंदी परत, जो काली काली परत आपका, चाहे गोल्ड हुआ चाहे आपका सिल्वर हुआ, उस पर आ जाती है। तो उस परत को रिमूव करने के लिए जैसे आप कहीं भी ज्वेलर्स के पास जाते हो या कहीं भी जाते हो तो वो आपको धुल देता है, उसको साफ करके देता है, बिल्कुल चमका देता है, वो उसमें नुकसान आपका ही होता है। तो उसमें जो चमकाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आया रखा है कि धातुओं को चमकाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। धातुओं को चमकाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ये कई बार एग्जाम में बेटा क्वेश्चंस आ रखा है, और इस क्वेश्चंस का आंसर मैंने कल बताया था। कल जो एसिड्स पढ़ाए थे उसी में इसका आंसर था। हम जो मैंने बताया था अम्लराज, तो धातुओं को चमकाने के लिए क्या होता है, इसका जो आंसर रहेगा आपका वो अम्लराज रहेगा, अम्लराज। तो होता क्या है, कभी कभी तो क्वेश्चंस में आपको अम्लराज देखने को मिल जाता है, और कभी कभी वहाँ पर आपको एक रेशियो दे देता है कि ऑप्शंस में अगर बनाऊं इसका, तो जैसे पहले दे दिया उसने HCl प्लस HNO3, दूसरा ऑप्शन दे दिया 3HCl प्लस HNO3, थर्ड ऑप्शन दे दिया उसने 2HCl प्लस 3HNO3, HCl प्लस 3HNO3। ये 4 ऑप्शंस बना दिए कि अगर उसने अम्लराज नहीं लिखा है या एक्वरेजिया नहीं लिखा है, तो अब आपको उसका कंपोजिशंस पता होना चाहिए कि अम्लराज में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो ऑप्शन से आपको दिख रहा होगा कि हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड पाया जाता है, सभी में यही है। बस चेंजेस कहाँ है, इसके नंबर्स में चेंजेस है कि इसका रेशियो कितना आ रहा है। यहाँ पर 1:1 रेशियो है, यहाँ 2:3 रेशियो है, यहाँ 1:3 रेशियो है, और यहाँ क्या है 3:1 रेशियो है। तो ये रेशियो भी मैंने बताया था, क्वेश्चन जो है एग्जाम में रेशियो पे ही पूछा जाता है, और जो आपको कन्फ्यूजन्स होगा वो भी रेशियो पे ही होगा। तो फिर बता रहा हूँ, इसका जो आंसर होगा ये राइट होगा। और दूसरा, रेशियो को लर्न करने का तरीका समझिए। HNO3 में 3 आ रहा है तो यहाँ 3 नहीं आएगा, और HCl में 3 नहीं आता तो आप यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लो। से HNO3 में 3 नहीं है तो यहाँ आप 3 छोड़ यहाँ ले आइए इसको, और HCl में इक्वल करना है तो इसलिए रेशियो देखा जाता है। और कन्फ्यूजन क्या होता है, आता है आपको कि HCl HNO3 में एक आंसर होगा, लेकिन वहाँ रेशियो में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो फिर से बता रहा हूँ, HCl और HNO3 का 3:1 होता है। ये 3 रेशियो में होता है और ये 1 रेशियो में होता है। लर्न करने का तरीका यही है कि HNO3 में 3 आता है तो यहाँ 3 नहीं लिखना है, बाकी HCl में 3 नहीं आ रहा तो यहाँ 3 लिखना है। तो ये आपका अम्ल के जो कुछ pH वैल्यू बताई
और कुछ आपको क्वेश्चंस बताए, इन क्वेश्चंस को पढ़ना, स्टडी करना। और आगे नेक्स्ट वीडियो एक एसिड्स पे और बनाऊंगा। जैसे कहीं भी हम पढ़ते हैं कि एसिड रेन क्या होती है, कि कौन से कारक होते हैं जो एसिड रेंज के लिए उत्तरदायी होते हैं, किसकी वजह से एसिड रेन होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं उसके बारे में स्टडी करूंगा। तो जो पढ़ाया है आपको अम्लों के बारे में, अम्ल या क्षारों के बारे में, ये सफिशिएंट है और वो सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं जो आपको एग्जाम में आते हैं।